कैसे पढ़ाया? सच बताना, देखो बहुत ही गंदा बढ़िया पढ़ाया सर, तो। बहुत ही बढ़िया हैं? सर। वन ऑफ द बेस्ट क्लास। एक सब कुछ ही ऐड हो गया इसमें। पढ़े थे पहले तब से लेके अब तक, थोड़ा बहुत मतलब जो कुछ भी। और वो जो मतलब हैं? टाइमलाइन के साथ हाँ। पूरी टाइम। स्टोरी, ईरान में क्या हो रहा था, फिर उसके बाद वहाँ का यार वही सब। समझना जरूरी है ना, जब तक लोगों को ये समझ में नहीं आएगा मेरे हिसाब से तो। मतलब मेरे को नहीं पता सर, ये बहुत अच्छा है ना। सर ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता था, आपने मैप लेके पढ़ाया तो अच्छे समझ में आया सर। इट वॉज ग्रेट कंपाइलेशन ऑफ होल कॉन्फ्लिक्ट, थैंक यू सो मच। मतलब तुम लोग बताओ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, नॉट बीइंग माय स्टूडेंट, एज अ कंज्यूमर, है ना, एज अ व्यूअर, ये अगर क्या ये बच्चों के लिए, देखो सबके लिए तो नहीं हो सकती, उन लोगों के लिए नहीं हो सकती जिनको खाना खाते खाते में 10 मिनट में इसराइल और पैलेस्टीन समझना है। मुझे उन लोगों को समझाना भी नहीं, क्योंकि उन लोगों को समझाने के लिए मैं अलग से शॉर्ट बना दूंगा कि चाचा ने भतीजे को मारा, जो चाचा है वही भतीजा है, अब बताओ कौन चाचा है ना, वो मैं उनके लिए बना दूंगा अलग। सर यार ये बहुत मुश्किल है, ये इशू 10 मिनट में समझाने वाला है नहीं ना, मैं कैसे समझा दूं 10 मिनट में? कैसे लोगों को बताया जाए कि आज तुम समझो ना जो पैलेस्टीन के अंदर, तुम क्या समझ रहे हो? मतलब मैं अगर दर्द से समझू ना, दर्द से, तो जब पैलेस्टीन पे बम फट रहा है और जब हमास के लोग बम मार रहे हैं, तो पूरा पैलेस्टीन हमास नहीं है, समझो। पूरा गाजा हमास नहीं है, समझ रहे हो ना? और पूरा इजरायली भी राइटिस्ट नहीं है। आर यू गेटिंग इट? मैंने बोला ना, वो लड़ाई अब एक प्रॉक्सी, वो लड़ाई अब एक सपोर्टेड वॉर की तरह चल रही है वहां पे। वो वो लोगों में से कितने सारे लोगों को शांति चाहिए, बट उनको मिल नहीं पा रही। दूसरा, ऐसा नहीं है कि इसराइल ने गलत नहीं करा है, बहुत बार गलत करा है, इसराइल का ट्रीटमेंट भी गलत है। तीसरा, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने गलत नहीं करा, उनका भी ट्रीटमेंट गलत है। तो अगर कोई हमसे आज पूछे कि तो मतलब तुमसे आज तुमसे भी कोई पूछे कि हाँ भाई इसराइल गलत की पैलेस्टीन गलत, तो तुम तो पागल हो गए हो क्या यार? ये गलत वलत क्या होता है? मतलब दो लोग मर रहे हैं वहां पे, आई यू गेटिंग इट? कोई मर रहा है वहां पे, ये गलत गलत यूएसए, गलत ब्रिटेन, गलत फ्रांस, जिन पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, जिनने इतिहास में जाके ईरान के अंदर इनस्टेबिलिटी करी। अगर इस ईरान के अंदर पॉलिटिकल गवर्नमेंट चल रही होती, डेमोक्रेसी चल रही होती, तो वो कभी लड़ाई बढ़ती नहीं। अगर ईरान इराक वॉर होती नहीं, तो इस एरिया में अशांति होती नहीं। तो एक तरफ से वो जो जो ईरान से जो युद्ध बढ़ा पूरी दुनिया में, वो नहीं बढ़ता, गलत। उसके साथ में रशिया, जिसने अपनी सोच को बढ़ाना शुरू करा। समझ में आ रहा है? इसराइल की लड़ाई अपनी खुद की लड़ाई में एक जायज लड़ाई है कि उसको अपना देश चाहिए, सब कुछ है ना। बट फिर इसराइल के ऊपर हुए 3 अटैक भी जायज अटैक है कि वो अपने लिए लड़ रहा है, मैं हमेशा कहता हूं। वहीं पैलेस्टीन की लड़ाई अब अपने लिए जायज लड़ाई है कि उनको अपने लिए शांति चाहिए। बट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में मैं बहुत प्यारी बात बताऊंगा बच्चों, कि ये समझो कि हर किसी की लड़ाई जायज है जब तक वो अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है या अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जब कोई दूसरा उसके कंधे पर रख के अपनी लड़ाई लड़े, या जब वो अपनी जगह पे खड़े होकर किसी दूसरे की लड़ाई लड़े, तो वो लड़ाई जायज नहीं होती। समझ में आ रहा है? द गाजा पीपल आर, अगर गाजा के लोग आज विश्व के सामने उस अप्रोच के साथ में लड़ाई लड़ें, जिस अप्रोच के साथ में वो इसराइल को हरा सकते हैं, तो वो अप्रोच होती है द गांधीयन अप्रोच, जो मुझे समझ में आता है, जिससे उनको वो मिल सकता है जितना उनको चाहिए। अगर आप इसराइल पे 5,000 रॉकेट मारोगे, आप बावर सिल्ले हो गए हो। वो 6 कंट्रीज को आज से 30 साल पहले अकेला मार के आ चुका है। आप समझ रहे हो आप क्या, आप चाह क्या रहे हो? तो आज का टॉपिक है बेसिकली इसराइल पैलेस्टीन। अब सवाल क्या आता है? सवाल आता है कि जब कभी हमको इसराइल पैलेस्टीन पढ़ना है और ये टॉपिक समझना है, तो ये टॉपिक समझने और पढ़ने से पहले एक चीज हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, और वो समझना कि ये टॉपिक टॉपिक नहीं होता इन द सेंस ऑफ, जब कभी तुम किसी मैप पे किसी चीज को देखते हो तो तुमको समझ में आता है कि यार मैं अगर इसराइल की और यहाँ पे और जूम करूं, इधर से पैलेस्टीन की बात कर रहा हूँ, वेस्ट बैंक और गाजा की बात कर रहा हूँ, अगर मैं पैलेस्टीन वेस्ट बैंक गाजा की बात कर रहा हूँ इस जगह पे, तो क्या ये टॉपिक वाकई में इन्हीं दो लोगों से जुड़ा हुआ है? क्या ये टॉपिक वाकई में इन्हीं दो लोगों की कहानी है? तो हमें समझ में आता है नहीं, क्योंकि ये एक ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग चीज है। इसलिए दो चीजों की कहानी नहीं हो सकती अगर एक कंटेक्स्ट पे इतने सारे देश एक पृष्ठभूमि पे हैं तो। और ये समझना बहुत जरूरी होता है कि
कोई कहानी जो इतने सालों से चल रही है, वो कहानी आज तक सॉल्व क्यों नहीं हो पाई? क्या ऐसा मसला था उस कहानी में जिसकी वजह से इतने सालों तक वो दो लोग आपस में कहानी पे लड़ते 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 यहाँ तक आ गए पर सॉल्व नहीं कर पा रहे? और क्या केवल इन दोनों की लड़ाई की वजह से सॉल्व नहीं हो रही, या फिर इन दोनों की लड़ाई के साथ साथ यहाँ से लेके ये सब लेके इधर से ये लेके ये पूरी कहानी लेके और उधर से फिर थोड़ा आगे चल के एक और कंट्री जिसको बोलते हैं यूएसए, वो लेके और ऊपर एक और कंट्री जिसको बोलते हैं रशिया, वो लेके ये सब इस कहानी में इन्वॉल्व है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी कि ये कहानी केवल इजराइल और पैलेस्टीन की है ही नहीं। अगर इस कहानी को थोड़ा पहले से और थोड़े और इसके इतिहास से जाके समझो, कुछ नहीं, कहानी समझो बेसिकली क्या कहानी, कहानी छोटी सी है। बेसिक बात क्या है कि किसी भी देश के अंदर अगर लड़ाई की बात करें तो ये तुमको जैसा मैप पे दिख रहा है, दो कंट्री के बीच में लड़ाई केवल ऐसे नहीं हो सकती कि भाई ये रहा इजराइल, ये रहा वेस्ट बैंक, ये रहा गाजा और इन सब में लड़ाई चल रही है, ना इसको मतलब 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 ना इधर से इसको मतलब ना इधर से इसको मतलब ना इधर से ईरान को मतलब ना इराक को मतलब, ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल फालतू बात है। अगर हमको किसी भी लड़ाई के बारे में समझना है तो हमको समझना पड़ेगा कि वो इशू इतने सालों से चलते हुए भी क्यों खत्म नहीं हो पा रहा। अगर हम लोग केवल आज के कंटेक्स्ट पे, अगर हम लोग केवल अभी के कंटेक्स्ट पे देखेंगे कि इसने इस पे 5,000 बम मार दिए और 5,000 बम के बाद ये इसको मार रहा है और हमको किसकी साइड लेनी है, हमको इसकी साइड लेनी है या इसकी साइड लेनी है, हम इसमें से एक चीज चुनेंगे। और हमें, क्योंकि हमको अब दिमाग में क्या है, पूरा इशू समझने की हिम्मत तो है नहीं, तो हमें जल्दी चुनना है, तो हम किसको चुने, इसको चुने या इसको चुने, दो में से एक को चुन के हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो हाँ हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, पर वो गलत काम होगा। हम जब तक कहानी पूरी नहीं समझेंगे तो समझ ही नहीं सकते कि किसी को चुनना कितना मुश्किल है। इस इशू को मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतना समझ रहा हूँ, उसके बाद भी आज मुझसे कोई पूछे कि इसराइल सही है पूरी तरह या पैलेस्टीन सही है पूरी तरह या पूरी तरह इनमें से कौन गलत है, तो मैं कहूंगा दोनों पूरी तरह सही भी नहीं है, दोनों पूरी तरह गलत भी नहीं है। और ये डिप्लोमेटिक आंसर बिल्कुल नहीं होता, ये आंसर उनके इतिहास में जाके होता है, ये आंसर समझ के होता है कि वो जो आज जिस पृष्ठभूमि पे हैं, जिस तरीके से आज पैलेस्टीन के लोग, जिस तरीके से आज गाजा के लोग, जिस तरीके से आज इसराइल के लोग रिएक्ट कर रहे हैं, वो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से, अब जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ बहुत प्यारी दोस्तों समझिएगा, किस तरीके से। मैंने आज से कुछ सालों पहले एक किताब पढ़ी थी और वो किताब थी सैमुअल पी हंटिंगटन की लिखी हुई द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में मुझको हंटिंगटन ने एक बात हम सबको समझाई थी कि आने वाले समय पे दुनिया में जो युद्ध होंगे वो युद्ध सिविलाइजेशन के बीच में युद्ध होंगे, मतलब देश देश का युद्ध नहीं होगा। इस्लामिक कंट्रीज का क्रिश्चियन कंट्रीज के साथ युद्ध हो सकता है, किसी एक क्रिश्चियन कंट्रीज के दूसरे ग्रुप का किसी और इस्लामिक कंट्रीज के साथ युद्ध हो सकता है। उनने कहा था सिविलाइजेशन के बीच में लड़ाइयां होंगी। तो जब उनने समझाया था कि सिविलाइजेशन के बीच में लड़ाइयां होंगी, तो आज बहुत सारे लोग इस बात को मुझसे कह रहे हैं कि, और हमने नेट पे भी देखा है बहुत जगह पे कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है इट इज अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वाइल एज आई बेसिकली फ्रॉम माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू फील जस्ट अपोजिट टू इट। ये लड़ाई आज की अब जो शुरू हुई है इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल और गाजा के बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच में, ये सिविलाइजेशन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई यहूदी और मुसलमानों के बीच में नहीं है। इट इज नॉट अ वॉर बिटवीन इस्लाम एंड ज्यूइश। तो तुम लोग कहोगे फिर ये कौन सी लड़ाई है? ये लड़ाई ए नेशन स्टेट्स की है, बी ये लड़ाई वो नेशंस की है जो अपनी जगह बैठ के, अलग अलग जगह से अपनी जगह बैठ के, अपनी जगह रशिया यूएसए सब सारे नेशंस अपनी अपनी जगह बैठ के वो जगहों पे प्रॉक्सी वॉर्स की कहानी अब से नहीं बहुत पहले से चला रहे हैं और हम लोग इसको पढ़ते और समझते आए हैं। ये लड़ाई उन सबकी मिला के है। इसके साथ साथ अब जब ये लड़ाई हो रही है तो हम देख रहे हैं कि जितने इजराइल के अंदर पैलेस्टीनियन रहते हैं उतने बेसिकली गाजा में नहीं रहते, जितने मुसलमान इजराइल में रहते हैं उतने गाजा में नहीं रहते, उससे ज्यादा रहते हैं। पैलेस्टीन के अंदर भी पैलेस्टीनियन इजरायली रहते हैं, वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल में भी रहते हैं। बट सवाल यह है कि ये लड़ाई आज गाजा और इजराइल में है और ये लड़ाई बेसिकली गाजा और इसराइल की है। ये लड़ाई बेसिकली ज्यूइश और मुसलमानों की नहीं है, क्योंकि अगर वो होती तो ये लड़ाई आज ऐसे नहीं हो रही होती। ये लड़ाई फिर से 6 डे वॉर की तरह हो रही होती, जिसमें आसपास के सारे कंट्री मिलके उससे लड़ रहे होते। ये लड़ाई फिर से 6 डे वॉर की तरह हो रही होती, जो हम लोग इतिहास में अब पढ़ेंगे। तो अगर हम इस पूरी कहानी को यहाँ तक समझ गए हैं कि क्या सीन है, और अगर आप लोगों ने इस मैप को अच्छे से देख लिया है और आप ये मैप समझ गए हैं क्या सीन है, तो ये मैप देखने के बाद और ये पूरी कहानी देखने के बाद मैं आपको ये कहानी दो पक्षों से सुनाना शुरू करूंगा। इस कहानी का पहला पक्ष होता है दोस्तों, जो कि हम लोग इसराइल और पैलेस्टीन की बात करते हैं। जब हम लोग इसराइल और पैलेस्टीन के पक्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हमको इसके इतिहास में जाना बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग इतिहास में जाएं तो इतिहास में जाने के बाद हम लोग को एक चीज
बहुत क्लियर समझ में आती है कि अब से नहीं, 20th सेंचुरी की शुरुआत से अगर बात करी जाए, कब से बात करी जाए दोस्तों, 20th सेंचुरी की शुरुआत से अगर बात करी जाए, तो बेसिकली इसराइल 1897 के अंदर कोई कंट्री था ही नहीं। इसराइल 1897 के आसपास कोई कंट्री था ही नहीं। उस जगह पे जो बेसिकली जो जमीन का नाम क्या है, वो जमीन जो कि जॉर्डन रिवर के वेस्ट वाली साइड से लेके और मेडिटेरियन सी तक होती है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट वाली साइड से लेके, जिसको वेस्ट बैंक बोलते हैं आज, वहां से जॉर्डन के राइट साइड पे पूरा जॉर्डन कंट्री, जॉर्डन की वेस्ट साइड से लेके मेडिटेरियन सी तक होती है। वो जमीन पे आज से अगर हम लोग करीबन 110 120 मतलब 130 साल पहले की बात करें, तो यहाँ पे 1897 के आसपास इसराइल का फॉर्मेशन था ही नहीं। तो हुआ क्या था दोस्तों, बेसिकली कि जब इसराइल यहूदी ऐसा रिलीजन बना और बढ़ा दुनिया के अंदर, तो बढ़ने के बाद वो लोगों ने पूरी दुनिया में ट्रेवल करना शुरू करा, पूरी दुनिया में जाके सेटल होना शुरू करा। एंड देन उसके बाद में 18 सेंचुरी के लास्ट तक आते आते पहला जियोनिस्ट मूवमेंट हुआ स्विट्जरलैंड के अंदर, और उस मूवमेंट के अंदर उन लोगों को एक बात समझ में आई कि हम लोगों को अपने लिए कोई ना कोई देश या कोई ना कोई जमीन या कोई ना कोई ठिकाना बनाना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग दुनिया में सब देशों में रह रहे हैं पर हमारा कोई देश नहीं है। दोबारा समझना, हम लोग दुनिया के सब देशों में रह रहे हैं पर हमारा खुद का कोई देश नहीं है। और उसके बाद ये सोच धीरे धीरे बढ़ती गई दोस्तों, और बढ़ने के बाद में 1917 के अंदर, मतलब 1997 के 20 साल बाद 1907 के अंदर एक डिक्लेरेशन होता है जिसको बोलते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन इशू, जिसमें वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, ब्रिटेन का सपोर्ट मानते हैं। किस लिए? टू स्टेब्लिश ज्यूइश नेशनल होम इन पैलेस्टीन। मतलब वेस्ट बैंक के, जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक से लेके और आगे तक की पूरी जगह जो थी उसको उस टाइम पे पैलेस्टीन कहते थे, जिसपे उस टाइम पे 1917 से पहले, मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले तक ओटोमन अंपायर का राज था, और ओटोमन अंपायर वहां पूरा कंट्रोल लेके चलता था। पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो हम सब जानते हैं ओटोमन अंपायर का राज खत्म हुआ, और राज खत्म होने के बाद में पैलेस्टीन की जमीन पर फ्रांस और ब्रिटेन, ये दो कंट्रीज ने रूल करना शुरू करा। और फ्रांस और ब्रिटेन ने जब पैलेस्टीन की जमीन पर रूल करना शुरू करा, तो उस टाइम पे ब्रिटेन से बेल्फोर डिक्लेरेशन के अंदर प्लेज किया गया ब्रिटिश लोगों ने कि हमको अपना एक, सॉरी ज्यूइश लोगों ने, कि हमको अपना एक नेशन स्टेब्लिश करने दिया जाए। कम बैक टू 3 years लेटर 1920, बेसिकली सैन रोमो कॉन्फ्रेंस होती है एंड ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टीन आता है कि हम पैलेस्टीन और ज्यूइस को साथ में मिलकर सेटअप करवाएंगे। 1922 ज्यूइस एजेंसी स्टैब्लिश टू कोऑर्डिनेट ज्यूइस सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट इन पैलेस्टीन। समझ में आ रहा है आपको कि वहां पहले से बेसिकली कौन लोग रह रहे थे? सारे के सारे लोग रह रहे थे जो कि इस्लाम कबूल कर, मतलब सॉरी, जो कि इस्लाम मानते थे और पैलेस्टीन के एरिया में रह रहे थे। एंड वहां पे, पर क्योंकि ज्यूइश लोगों का धर्म वहां से शुरू हुआ था, तो उन लोगों ने वहां पे जाके रहना शुरू किया। मैं आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव समझाऊंगा। एंड देन उसके बाद में 1929 हेब्रॉन मैसेकर होता है, अरब के अंदर रियोट राइट्स होते हैं एंड 67 ज्यूज मारे जाते हैं। 1929 का हेब्रॉन मैसेकर में पहली बार ये ज्यूइश लोगों को समझ में आया कि अगर हम लोग वो पैलेस्टीन और उस एरिया में जाके रहना शुरू कर रहे हैं तो हमको वहां से क्या आ रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, हमको वहां पे, हम वहां पे रह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं कहानी, 1936 से 39 तक अरब रिवोल्ट होता है, और अरब रिवोल्ट के अंदर ब्रिटिश रूल एंड ज्यूइश इमिग्रेशन जो है पैलेस्टीन में, ये बेसिकली आपस में लड़ते हैं, और लड़ने के बाद में ज्यूइश लोगों को फिर से एक सेटबैक आता है। एंड देन इसके बाद में शुरू हो जाता है दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद कहानी पूरी तरह बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का समय पैलेस्टीन के अंदर उतना ज्यादा प्रॉब्लम लेके नहीं आया था जितना ये यूरोप में लेके आया था। हम सब लोग जानते हैं नाजी जर्मनी के अंदर हिटलर की गवर्नमेंट ने डायरेक्टली जिनको टारगेट किया था वो थे ज्यू पीपल्स, और तकरीबन उसने हॉलोकास्ट के समय पे 60 लाख, दैट इज 6 मिलियन जीव लोगों को मार दिया था। ये वो समय था दोस्तों जिस समय पे सारे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां पे जो जीव लोग रह रहे थे उनको समझ में आया था कि उनके लिए एक देश होना कितना जरूरी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं दोस्तों, और आपको आज फिर से समझाऊंगा कि जब कभी किसी कंट्री के साथ इस तरीके से कोई चीज होती है, जब कभी किसी कम्युनिटी के साथ इस तरीके से कोई चीज होती है, तभी उनको समझ में, या फिर सॉरी, मैं दोबारा समझाता हूँ, जब कभी किसी कम्युनिटी के साथ इस तरीके की चीज होती है तब वो लोग भी अपने लिए, फिर अपने आप को सेव करने के लिए ऑप्शन अपनाते हैं। और आप देखेंगे कि ये किस लेवल का एक्सप्लॉइटेशन था जो ज्यूज के साथ हुआ था। उन लोगों के साथ 1945 के समय तक हमने देखा, इतनी सौयों पिक्चरें बनी, हमने देखा किस तरीके से गैस चैम्बर से लेके और हर तरीके से उनको मारा गया। एंड उसके बाद वो लोग अपने देश में आना शुरू हुए। और जब 1947 में दोस्तों, 1947 में ये वॉर खत्म, वो
हाँ, मतलब 1947 में जब वॉर खत्म हुई, तो वॉर खत्म होने के बाद में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करा कि वो जमीन जहां पे पैलेस्टीन और इसराइल दोनों की लड़ाई चल रही थी, वहां पे कितनी जमीन, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, कितनी जमीन पैलेस्टीन और कितनी जमीन इसराइल को दी जाएगी। इसके जस्ट बाद 1947 के बाद इसराइल को जितनी जमीन मिली थी, इसराइल उतनी ही जमीन पे रहना शुरू कर पाता। उसी से पहले आसपास के सारे देशों ने मिलके, आसपास के जितने देश हमने ऊपर देखे थे, वो सब ने मिलके इसराइल पे अटैक करा। ये इसराइल पे 1947 के बाद का पहला अटैक था, जिसकी शुरुआत इसराइल ने नहीं करी थी। मैं दोबारा बोलूंगा, ये इसराइल पे पहला अटैक था जिसकी शुरुआत इसराइल ने नहीं करी थी। 1947 में इसराइल ने अटैक करा, सॉरी, आसपास के देशों ने अटैक करा। एंड अटैक होने के बाद में इसराइल ने अपने आप को, वही जैसे मैंने आपको बताया, 48 में इसराइल डिक्लेयर इंडिपेंडेंस एंड अरबी इसराइली वॉर बिगिन। अरबी इसराइली वॉर हुई, और अरबी इसराइली वॉर के बाद, ऑल दो ये लड़ाई इसराइल ने शुरू नहीं करी थी, पर 1949 के अंदर जब युद्ध खत्म हुआ, तो इसको युद्ध को खत्म करा इसराइल ने, और सेटलमेंट हुआ। और सेटलमेंट के अंदर इसराइल के पास पहले जितनी जमीन थी, अभी हम देखेंगे, उससे ज्यादा जमीन उसको उस वॉर के बाद और मिली। इसके बाद में नेक्स्ट वॉर होती है 1956 में, जो होती है सुएज क्राइसिस। सुएज क्राइसिस के अंदर इसराइल, ब्रिटेन, फ्रांस इन्वेडेड इजिप्ट इन रिस्पॉन्स टू इजिप्ट नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल। बेसिकली क्या सीन हुआ था, बेसिकली हम जानते हैं सुएज कैनाल क्राइसिस के अंदर जब इजिप्ट ने, क्योंकि उसी के कंट्री के अंदर से सुएज कैनाल जाती थी, उसने उसको नेशनलाइज कर दिया था। नेशनलाइज करने के बाद, क्योंकि उस सुएज कैनाल से बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता था ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा, तो वो उस पैसे को लूज छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने इसराइल को बोला कि तुम अपने कुछ पैरा ट्रूपर्स, अपने कुछ फौजियों को उसके आसपास भेजो, और वहां जब लड़ाई होगी, तो उस लड़ाई में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि उस जगह पे पीस ट्रूस करवा के और उसको इंटरनेशनल जगह कर देंगे। ये चीज करने में वो लोग पूरी तरह सक्षम हो भी जाते, अगर रशिया बीच में नहीं बोलता। 1956 के अंदर रशिया ने बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब मार दूंगा, मैं तुम सब लोगों को उड़ा दूंगा अगर तुम लोग इस तरीके की हरकत करोगे। और तब अमेरिका हरकत में आया, और अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन को झाड़ लगाई, कहा कि ये गलत है। और उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन लौटे और इसराइल लौटा, और सुएज क्राइसिस खत्म हुई। चलिए, कोई समस्या नहीं है। इसके जस्ट 10 साल बाद देखो, 1949 में लड़ाई, 48 की लड़ाई, 48 के बाद 56 में लड़ाई, 56 के बाद 67 में लड़ाई। 67 के अंदर हुई दोस्तों 6 डे वॉर, जिसके अंदर इसराइल ने इजिप्ट, सीरिया, मैंने बताया था ना, जॉर्डन, इराक, ये 4 देशों से मिलके लड़ा 6 दिन तक। और 6 दिन तक इन 4 देशों को, पहले इन देशों ने अटैक करा, फिर उसके बाद 6 दिन तक ये लड़ाई चली, जब इसने लड़ाई शुरू करी। और 6 दिन के बाद इसराइल को क्या क्या मिल गया, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गोलन हाइट्स, ये पूरा का पूरा इसने एरिया जीत लिया। बड़ी बात ये थी दोस्तों कि ये लड़ाई भी इसराइल ने शुरू नहीं करी थी, पर उसने खत्म करी, और उसके पास इस लड़ाई के बाद में बहुत और एरिया आ गया। चलिए, यहां तक की कहानी हमको समझ में आती है। 67 के बाद में, 67 के बाद में 73 के अंदर होती है योम करियप्पा वॉर। और योम करियप्पा वॉर के अंदर इजिप्ट एंड सीरिया ने दोबारा से इसराइल के ऊपर सरप्राइज अटैक लॉन्च किया, है ना। किस दिन, योम करियप्पा के दिन, जो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्यूश कैलेंडर का हॉलीडे होता है। इस लड़ाई में भी इसराइल जीता, पर उसको बहुत हैवी कीमत चुकानी पड़ी। एक देश जो लगातार कुछ कुछ सालों में एक लड़ाई पे जा रहा था, लड़ाई पे जा रहा है, आप उसके इतिहास से समझ सकते हैं कि उसके लिए अपने आप को बचाना कितना इंपॉर्टेंट हो गया। उसके लिए खुद का सर्वाइवल, खुद को स्ट्रॉन्ग करना कितना इंपॉर्टेंट हो गया। और इस सब को ध्यान में रखते हुए इसराइल ने उस सोच को डेवलप करते हुए अपने आप को इतने सालों में डेवलप किया। ये 1973 के बाद दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ था 1979 में, कि किसी अरब नेशन ने इसराइल के साथ में पीस ट्रीटी साइन करी थी। और वो भी क्यों करी थी, क्योंकि 6 डे वॉर के अंदर पूरा का पूरा, जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सनाई पेनिनसुला, यहाँ पे लिखा होगा आपके सामने, गाजा स्ट्रिप दिस, और इसके साथ में सनाई पेनिनसुला भी पूरा का पूरा इसराइल ने अपने पास ले लिया था, जीत लिया था। और इजिप्ट को वो वापस चाहिए था, और उसको वापस लेने के लिए यूएस ने एक डील करवाई, जिसके अंदर पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसमें बेसिकली दोनों कंट्रीज ने कहा, इजिप्ट ने कहा कि तुम गाजा पे या बाकी पैलेस्टीन पे क्या करते हो हमें मतलब नहीं। पहली बार ऐसा हुआ किसी मुसलमान देश ने कहा दूसरे इस्लामिक देश के लिए कि हमें मतलब नहीं, और दूसरा, हमारा सिनाई पेनिनसुला छोड़ दो। इसराइल ने कहा ठीक है, मैं वो छोड़ देता हूं और तुम पीछे हटो। ये अब आपको समझ में आना शुरू होगा 1949 से केवल 59, 69, 79, 30 साल के अंदर अंदर इसराइल ने अपनी डिप्लोमेटिक पावर से, अपनी मिलिट्री पावर से, अपनी इकोनॉमिकल पावर से ये साबित करा कि किस तरीके से वो बाकी कंट्रीज को अब धीरे धीरे पैलेस्टीन से काटना शुरू करेगा। ये शुरुआत हुई इस लड़ाई की। इस लड़ाई से पहले तक की हम लोग बात करें तो 2 फेज में इसको समझना। इस लड़ाई से पहले तक, 1979 से पहले तक की लड़ाई में इसराइल, इस कंटेक्स्ट से पहले चले,
इससे पहले इसराइल अपने आप को बना रहा था और उसके ऊपर अटैक हो रहा था, तो वो उससे बच के अपने आप को और बड़ा कर रहा था। बना रहा था, अटैक हो रहा था, और बड़ा कर रहा था, बना रहा था, अटैक हो रहा था, और बड़ा कर रहा था। इस लड़ाई के बाद में इसराइल ने अपने आप को बिना अटैक के भी बड़ा करना शुरू करा। ध्यान समझना, इस लड़ाई के बाद में या इस पीस के बाद में इसराइल ने अपने आप को बिना अटैक के भी बड़ा करना शुरू करा। वो कैसे दोस्तों, वो मैं आपको अभी आगे फोटोज से पूरा समझाऊंगा। पहले एक बार आपको पूरी कहानी समझा दूं। एक बार आपको कहानी समझ में आ जाएगी तो फोटोज से आपको बहुत अच्छा और समझ में आएगा। तो इस अटैक के बाद उसने अपने आप को कैसे बड़ा करना शुरू करा। जब 1979 में बेसिकली कैम्प डेविड अकॉर्ड हुआ, तो उसके बाद में इसराइल ने, अगर आप आगे देखो तो 1982 के अंदर होती है लेबनान वॉर, और लेबनान में इसराइल इन्वेडेड लेबनान in attempt to destroy the Palestinian Liberation Organization. The war is costly and inconclusive conflict. अब तक से पहले की कोई भी लड़ाई अदर देन द सुएज क्राइसिस इसराइल ने शुरू नहीं करी थी। ये वो लड़ाई थी जो इसराइल ने शुरू करी। ध्यान समझिएगा, इससे पहले की कोई लड़ाई इसराइल ने शुरू नहीं करी थी। ये वो लड़ाई थी जो इसराइल ने शुरू करी। ये लड़ाई शुरू करी, शुरू करने के बाद में लेबनान के अंदर ये सब क्यों शुरू करा गया वो मैं आपको जस्ट अभी समझाऊंगा। 1982 अब यहाँ देख रहे हैं, और जैसे ही हम यहाँ से 1982 को लेके जाते हैं इस तरफ 1979 में, तो हमको समझ में आता है इससे एग्जैक्टली 1982 से 3 साल पहले 1979 में ईरान के अंदर हुआ था ईरानियन रिवॉल्यूशन, और 1980 से ईरान इराक वॉर शुरू हुई थी। जब ईरान इराक वॉर शुरू हुई और ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो उस टाइम पे क्या हुआ, ईरान ने अपनी आप को बचाने के लिए, या समझ लें कि अपनी फिलॉसफी को बढ़ाने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी को बाकी देशों में जाके स्टेब्लिश करना शुरू किया। और जब उसने उस आइडियोलॉजी और अपनी फिलॉसफी को बाकी देशों में स्टेब्लिश करना शुरू किया, तो वो फिलॉसफी में सबसे मेन स्टेब्लिशमेंट उसने सबसे पहले किया था लेबनान में, जहां पे उसने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश किया था दोस्तों, बोलते हैं उसको हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन उसने स्टेब्लिश करा, उन लोगों को सपोर्ट करा, और वो हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन से इसराइल को खतरा था क्योंकि उसके जस्ट ऊपर लेबनान था, और इसीलिए उसने 1979 में लेबनान पे अटैक करा। 1970 से 82 में लेबनान वॉर हुई। उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं तो 1987 में होता है दोस्तों फर्स्ट इंतफिदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंतफिदा बिगेन, जिसमें पैलेस्टीनियन लॉन्च अ पॉपुलर अपराइजिंग अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। अब देखिए दोस्त, बात समझिए। अगर मैं फिर से कहता हूं, अगर आप 87 से और 40 साल दोबारा पहले चलो, 47 के आसपास, तो इजरायली उस जमीन पे रहने की कोशिश कर रहे थे और उसके लिए वो लड़ रहे थे अपने देश के लिए। कट टू 40 ईयर्स आगे 1987 में पैलेस्टीनियन उस जगह पे रहने की कोशिश कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, जिसमें कि चार चार में से 3 वॉर इसराइल के ऊपर करी गई, और अब इसराइल ने वॉर शुरू करी। तो ऐसा क्या हुआ जो पैलेस्टीनियन रहना के लिए और लड़ने के लिए इंतफिदा और बाकी चीजें कर रहे थे? उसके पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था, जो आज के वॉर में सब लोग एक पक्ष पे कह रहे हैं कि क्योंकि बम मारे तो वो गलत है। हाँ, वो लोग बम मारा बहुत गलत है। 500 रॉकेट, 5000 रॉकेट उन्होंने मारे, दैट इज अ हीनियस क्राइम, और उसकी कीमत अब वो चुका रहे हैं क्योंकि इसराइल इज अ वेरी मिलिट्री एडवांस कंट्री। बट सवाल आता है कि इससे पहले, कुछ दिनों पहले तक क्या हो रहा था? क्या गाजा के आसपास जो वॉल बनाई गई थी उसका क्या बेसिकली इफेक्ट आ रहा था उन लोगों के ऊपर? क्या पैलेस्टीन के अंदर वेस्ट बैंक जो सेटलर इशू था इतने समय से, पिछले 10 या 20 सालों में लगातार जो वेस्ट बैंक की ट्रीटी साइन हुई थी, जहां पे इसराइल की जमीन नहीं थी वेस्ट बैंक में, वहां लगातार सेटलमेंट 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 इसराइल के हो रहे थे, और वो सेटलमेंट की वजह से पैलेस्टीनियंस को जो बेसिकली मतलब वहां पे इसराइल लोग अपने आप को रहना शुरू करे, तो पैलेस्टीन जैसे जैसे सिकुड़ता जा रहा था पैलेस्टीनियन लोग वेस्ट बैंक के अंदर भी, उसका क्या सीन हो रहा था, किस तरीके से इस पूरी कहानी के अंदर बाकी एट्रोसिटीज हो रही थी, हमको वो भी समझना जरूरी होता है। तो पहली बार इंतफिदा हुआ, और पहला इंतफिदा का रीजन क्या था दोस्तों? पहले इंतफिदा का रीजन ही यह था कि अगर आप देखें तो प्रोसेस अपने आप को रिपीट करता है। अगर आप देखें इस बार की वॉर में उन लोगों ने कहा दैट वी आर डीलिंग दिस बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। जब उन्होंने बोला कि हम नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये कर रहे हैं, तो मतलब क्या था? उन्होंने कहा कि क्योंकि बाकी अरब देश इसराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मल कर रहे हैं, वो लोग अपने आप को अब इसराइल के साथ में इसलिए अलग नहीं करके रख रहे कि अगर बेसिकली क्योंकि वो पैलेस्टीन के साथ अलग कर रहा है, इसलिए हम अब उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो यही सेम कहानी यहाँ रिपीट हुई थी दोस्तों, क्योंकि कैम्प डेविड अकॉर्ड हुआ था, इसराइल इजिप्ट में पीस हुई थी, उसके बाद लेबनान वॉर हुई थी। इसी वजह से 1987 में पैलेस्टीनियन ने इंतफिदा किया, और इंतफिदा होने के बाद में फिर वहां पे ऑल दो पैलेस्टीनियंस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, बट इसराइलीज के ऊपर भी पहली बार बहुत बड़ा अटैक हुआ। नेक्स्ट इसके बाद 1993 आता है। 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड साइन होता है, जिसमें क्या होता है, ऑस्लो अकॉर्ड में इसराइल और
पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन होती है, जिसमें वो लोग काम शुरू करते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में। और दोस्तों ये 1993 का मोड़ वो मोड़ था जिस मोड़ के बाद में, ध्यान सुनना, पैलेस्टीन और गाजा दोनों की सोच और दोनों के रास्ते अलग होना शुरू हुए। बेसिकली अगर हम देखें तो ये इसराइल, इधर पे बेसिकली वेस्ट बैंक पैलेस्टीन, और अगर इसको इसराइल समझते हो तो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है ना, ये अगर ये पूरा इसराइल समझे तो ये गाजा स्ट्रिप। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ऊपर आपका जॉर्डन, इस तरफ पे आपका सीरिया, सॉरी यहाँ लेबनान, यहाँ सीरिया, एंड देन ये वेस्ट बैंक के बाद में इस तरफ पीछे के पीछे पूरा जॉर्डन। तो अगर हम यहाँ से समझना शुरू करें दोस्तों, तो ये गाजा स्ट्रिप और ये पैलेस्टीन, इन दोनों की सोच 1993 और 1987 के आसपास तक काफी हद तक सेम चल रही थी, जिसमें इनकी सोच थी हम लोगों को इसराइल को वहां से नस्ते नाबूद कर देना है, हमको इसराइल को पूरी तरीके से वहां से हटा के, इसराइलीज को हटा के खुद रहना शुरू करना है। बट 1993 तक आते आते पैलेस्टीन को समझ में आना शुरू हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता, इसराइल अब जितना स्ट्रांग है, हमारी वो एस्पिरेशंस जो हमारे 1947 में थी वो वापस नहीं आ सकती, वो नहीं हो सकता। एंड देन दे मेड पीस विद इट, और पीस के बाद में ऑस्लो में जाके वहां पे अकॉर्ड हुआ, क्योंकि ऑस्लो नॉर्वे ने इसको करवाया था। तो ऑस्लो में जाके अकॉर्ड हुआ, और अकॉर्ड के अंदर पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके उस टाइम पे पीएम थे यासर अराफात, यासर अराफात ने इसराइल के साथ मिलके डील करी और उसमें 2 स्टेट क्या करा, बेसिकली सॉल्यूशन करा। बट अब समस्या क्या थी दोस्तों, इस 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ साथ एक नेशन या एक हिस्सा अपने आप को अब पैलेस्टीन से भी अलग समझने लगा, और वो था गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप के अंदर हमास के लोगों ने अपने अंदर ये मानना शुरू करा कि वो लोगों को अभी भी अपने लिए लड़ना है, वो लोगों को अभी भी अपने लिए इसराइल से अपनी जमीन, अपने अधिकार को वापस छीनना है। और हमास पूरी तरीके से हम कह सके तो एक्सट्रीमिस्ट होके इसराइल से, जैसे कि आज भी लड़ रहा है, तब से लड़ना शुरू करा। वो एक्सट्रीमिज्म की वजह से फिर होता है दोस्तों सेकंड इंतफादा, जो कि होता है सन 2000 के अंदर, और सन 2000 में पैलेस्टीनियन लॉन्च करते हैं सेकंड अपराइजिंग अगेंस्ट इजराइल ऑक्यूपेशन, एंड द अपराइजिंग इज मार्क्ड बाय वायलेंस एंड ब्लडशेड ऑन द बोथ साइड। और ये सेकंड इंतफादा के बाद पैलेस्टीनियंस को, सॉरी गाजा की स्ट्रिप के लोगों को, और पैलेस्टीनियंस में भी, जहाँ पे उन लोगों में भी जो एक्सट्रीमिस्ट लोगों को बहुत 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 बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई। ये होता है। एंड देन उसके बाद दोस्तों 2005 की कहानी आती है, जब 2005 में इसराइल ने ये डिसीजन लिया कि वो लोग गाजा स्ट्रिप पे से अपने सारे सोल्जर्स, सारे पैलेस्टीनियंस और इसराइल के पूरे कनेक्ट को खत्म कर देंगे। ये गाजा स्ट्रिप पे से इस पूरी को खत्म करने के पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या था दोस्तों, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि वो लोग पैलेस्टीन में तो सेटलर इशू कर पाए हैं वेस्ट बैंक के अंदर, गाजा स्ट्रिप पे वो लोग वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाईली व्हाट वी कैन से डेंस एरिया था। वहां पे पूरी उतनी सी जगह में, हम आज भी देख रहे हैं करीबन 21 लाख लोग रहते हैं, उस पूरे डेंस एरियाज के अंदर वो लोग रह नहीं सकते थे, अपनी कॉलोनी का कोई सीन नहीं था। और दूसरा, अब उनको समझ में आ गया था कि वो जितने हद तक वहां रहेंगे उतना उनकी सिक्योरिटी, उनके बेसिकली नेशन को खतरा है। तो उनने उससे अपने आप को अलग करा, और अलग होने के बाद, बस उन लोगों ने अपने आप को अलग नहीं करा, उन लोगों ने अलग होने के बाद अपने आप को वहां से और उसको अपने आप से पूरा वॉल बना के सेपरेट करना शुरू करा। उन लोगों ने गाजा को आइसोलेट करना शुरू करा हर तरफ से। जहां पे ये पूरी कहानी हो रही है, वहीं पे ये जो पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दूसरा रास्ता इवॉल्व हो रहा था, जिसकी वजह से वो नेशन या वो देश जहां पे हथियार नहीं होने चाहिए थे पर पहुंचे। और उसके पीछे भी उस देश के साथ क्या हुआ था उसकी कहानी हम समझेंगे। पर ये हुआ 2006 के अंदर, दोबारा लेबनान वॉर होती है, इसराइल फिर से इन्वेड करता है लेबनान को इन रिस्पॉन्स ऑफ हिजबुल्लाह रॉकेट ऑन इसराइल, एंड द वॉर इज अ कॉस्टली, है ना, इनकंक्लूसिव कन्फ्लिक्ट, जिसके अंदर कोई कंक्लूजन निकलना ही नहीं था, क्योंकि अब आप किसी देश के साथ नहीं लड़ रहे थे, अब आप बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ लड़ रहे थे। जैसे कि हम हौतीस के साथ देखते हैं यमन में सऊदी लड़ रहा है, ऐसे ही आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ लड़ रहे थे। तो 2006 में ये हुआ। 2007 में हमास सीज कंट्रोल ऑफ गाजा स्ट्रिप, हमास का पूरा कंट्रोल आ गया। 2014 में गाजा वॉर होती है, जिस गाजा वॉर के अंदर ऑपरेशन गाजा स्ट्रिप इन रिस्पॉन्स ऑफ हमास रॉकेट इसराइल ने करा। एंड देन उसके बाद 2020 में इसराइल की दूसरी बड़ी जीत, अगर आप देखें तो, अगर आप पैटर्न समझना चाहें तो, अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो इसको आप देखिए जरा, आपको समझ में आएगा बेसिकली किस तरीके से 2000, ये रहा पहला इंतफादा, ये रही लेबनान वॉर 5 साल बाद। दूसरा ये रहा ऑस्लो अकॉर्ड, ये रहा सेकंड इंतफादा 7 साल बाद। और ये रहा 2020 के अंदर अब्राहम अकॉर्ड, और ये रहा 2023 में तीसरा अटैक इसराइल के ऊपर सबसे बड़ा 3 साल बाद। तो आप देखेंगे कनेक्ट होते हुए। तो जब जब बेसिकली इसराइल के साथ में
कैंप डेविड 5 साल बाद नहीं, उससे और पहले, पर और भी उसके साथ पीस ट्रीटीज हो रही थी। तो 1979 से 1980, 82, 83 तक वो लगातार पीस होती रही और 87 में इंतफादा हुआ। तो ये जो लड़ाई हो रही है आप सिलसिलेवार देख रहे हैं, देयर इज अ एक्शन एंड अ रिएक्शन, एक्शन एंड अ रिएक्शन। तो वो एक्शन एंड अ रिएक्शन की कहानी चल रही थी। और ये पूरी कहानी एक तरफ से हमको समझ में आती है इसराइल पैलेस्टीन के युद्ध की। अगर आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है इसराइल पैलेस्टीन के युद्ध की, तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं 1 to 10 आपको कितनी समझ में आई, तो फिर मैं उसके बाद आगे चलूँ। बहुत शानदार, थैंक यू सो मच। अगर आपको 1 to 10 तक ये पूरी कहानी यहाँ समझ में आई दोस्तों, तो इसी के साथ साथ अब एक और कहानी को कनेक्ट करते चलो। अगर यहाँ तक की कहानी समझ में आती है, तो ये मैंने आप लोगों को, मतलब मैं आपको फोटोज से वीडियोज से पढ़ा देता, आपको बड़ा लुभावना लगता, बट द पॉइंट इज कि आपको वो स्टोरी का फैक्ट के साथ समझना बहुत जरूरी है। आप कोई न्यूज चैनल नहीं देख रहे हो, आप मेगा जीके पे पढ़ रहे हो, आप हमसे पढ़ रहे हो, तो आपको फैक्ट के साथ वो समझना बहुत जरूरी है कि वो फैक्ट के साथ क्या कहता है। तो अगर हम फैक्ट के साथ समझें, तो एक तरफ की ये कहानी और दूसरी तरफ दुनिया के एक और मोड़ पे, उसी से कुछ हजार किलोमीटर दूर, ईरान के अंदर दूसरी कहानी चल रही थी दोस्तों। ईरान के अंदर क्या कहानी चल रही थी, ध्यान समझना। तो ईरान के अंदर कहानी चल रही थी बेसिकली 1900 की शुरुआत से। अब सवाल आता है कि ये सब कुछ 1900 की शुरुआत से ही क्यों हो रहा था, मतलब ऐसा क्या था जो बेसिकली यहीं पे दुनिया, यहाँ दुनिया सब 1900 से बदल रही है। बहुत सारी चीजें जो 1900 की शुरुआत में हुई, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि ऑयल की यूटिलिटी लोगों को समझ में आना शुरू हुई। मोटराइज्ड इंजन की यूटिलिटी लोगों को समझ में आना शुरू हुई। वर्ल्ड में ऑयल का यूसेज बहुत बढ़ना शुरू हुआ, और वो जगह जहां पे ऑयल बहुत ज्यादा था, उनकी डिमांड बहुत बढ़ना शुरू हुई। दूसरा, यूरोप के अंदर दोनों वर्ल्ड वॉर 20th सेंचुरी, मतलब 1900 की शुरुआत के 50 साल में हो जाती हैं, उसका दुनिया पे इफेक्ट आता है। तीसरा, एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इतने बड़े लेवल पे फर्क आना, जिसकी वजह से दुनिया को समझ में आया कि किस तरीके से डेवलपमेंट का पूरा तरीका ही बदल गया, किस तरीके से प्रोडक्शन हाइपर प्रोडक्शन में चला गया। और जब हम पे प्रोडक्शन हाइपर प्रोडक्शन में चला गया, तो हमको उसको सेल भी करना है, हमको उसको दूसरे मार्केट्स में जाके सेल भी करना शुरू करना पड़ा। तो जब ये सब चीजें हुई बच्चों, तो उसके साथ में ही बेसिकली दुनिया उस कंटेक्स्ट से बदलना शुरू हुई। और जब उस कंटेक्स्ट से दुनिया बदलना शुरू हुई, तो उसके अंदर पहला कंटेक्स्ट था 1906 में ईरान में होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन। ईरानियंस ओवरथ्रू द क्वाजर डायनेस्टी एंड एस्टेब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बहुत शानदार बात थी, ईरान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिश हुई। बट उसके बाद क्या होता है, 1921 रेजा शाह पहलवी कम्स टू पावर एंड एस्टेब्लिश द पहलवी डायनेस्टी। ठीक है, हमको इस तक इधर तक कुछ नहीं करना, हमको बेसिक बात यहां से शुरू होगी। 1925 रेजा शाह पहलवी अबॉलिश द क्वार डायनेस्टी एंड एस्टेब्लिश न्यू पहलवी डायनेस्टी। कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से कहानी शुरू होती है। 1941 एंग्लो सोवियत इन्वेजन ऑफ इराक। बेसिकली क्या हुआ, मैंने बोला ना, बेसिकली हर वो कंट्री जिसके पास ऑयल था, हर वो कंट्री जिसके पास कुछ रिसोर्स थी और उसको बचा नहीं सकता था, ये उनका वरदान की जगह अभिशाप बन गया। क्योंकि हर वो नेशन जो बड़ा था, उन्होंने उसके लिए उस पर हमला करना शुरू करा। 1941 एंग्लो एंड ब्रिटेन एंड सोवियत फोर्सेस इन्वेडेड ईरान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड टू सिक्योर द ईरानियन सप्लाई ऑयल। एंड देन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद इस कहानी को यहाँ से ना समझते हुए, उसके बाद इस कहानी के लिए हम ऊपर चलते हैं। और अब आपको ये कहानी ऊपर से समझ में आएगी कैसे, कि जैसे ही ईरान के अंदर हम पूरी कहानी समझते हैं कि बेसिकली क्या होता है। 1945 में ये हुआ, उसके बाद में ईरान के अंदर पहले, आजादी के बाद ईरान के अंदर पहले इलेक्टेड पीएम आते हैं 1951 के अंदर, जिनका नाम था मोहम्मद मोजादेक। अगर ईरान में इसके बाद में आ, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता, अगर ईरान में इसके बाद में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता, तो हो सकता है ईरान आज जैसा है वैसा नहीं होता। हो सकता है इस पूरे एरिया के हालात आज जैसे हैं वैसे नहीं होते। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मैप देख सकते हैं तो आपको समझ में आ रहा है। अगेन, दिस इज इसराइल, दिस इज वेस्ट बैंक, दिस इज गाजा, दिस इज लेबनान। ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, दिस इज जॉर्डन। तो मैं दोबारा समझाता हूं कि अगर ईरान में 1951 में ऑपरेशन एजेक्स नहीं किया जाता, ऑपरेशन एजेक्स करके बेसिकली उनको हटा के वहां पे मोहम्मद रजा पहलवी को नहीं बिठाया जाता, तो हो सकता है ईरान और इस पूरे एरिया में, मैं कह रहा हूं हो सकता है, जरूरी नहीं होता, इस एरिया में शांति होती। क्यों? क्योंकि हमको समझना पड़ेगा 1951 में पहले पीएम इलेक्ट होते हैं। पहले पीएम इलेक्ट होने के बाद में, क्योंकि वो सोशलिस्ट अप्रोच लेके चल रहे थे, उन्होंने अपने देश की, अभी आपने क्लैट के पेपर में देखा था कि पाइपलाइंस को नेशनलाइज करा। हाँ, उन्होंने अपने देश की सारी ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज करा, और नेशनलाइज करने के बाद में उन्होंने अपने देश के ऑयल को अपने लिए इस्तेमाल करने की शुरुआत करवाई, अपने देश को अमीर होना शुरू करा। बट इसी बीच में मैं आपको फिर समझाऊंगा, जैसा कि हम जानते थे कि आसपास के देश जैसे कि यूएस,
यूके, फ्रांस, इन लोगों को उस समय पे उनसे बहुत ज्यादा ऑयल और सब कुछ चाहिए था, इसीलिए सीआईए ने, ये डिक्लासिफाइड फाइल है, ये सबको पता है नेट पे, सीआईए ने ऑपरेशन एजेक्स करवाया, और ऑपरेशन एजेक्स में उन्होंने वहां पे तख्ता पलट करवाया, और तख्ता पलट करके वहां के प्रधानमंत्री को पोस्ट से हटा के, अपना एक पपेट डिक्टेटर को वहां बिठाया, जिसका नाम था मोहम्मद रेजा पहलवी। मोहम्मद रेजा पहलवी जब 1951 में वहां बैठा, तो 1951 में वहां बैठने के बाद में मोहम्मद रेजा पहलवी ने वहां पे शुरू किया दोस्तों व्हाइट रेवोल्यूशन। और व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था? बेसिकली व्हाइट रेवोल्यूशन कुछ नहीं था, इसका मतलब था ईरान के लोगों को यूरोप, वेस्ट की मॉडर्नाइज्ड सोच के हिसाब से जल्दी से परिवर्तित करना, सो दैट वो लोग जब उनकी जैसी सोच के हो जाएं तो उस कल्चर के प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू करें, जब उनके कल्चर के प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू करें तो उन लोगों से अपनी लड़ाई बंद कर दें, उन लोगों की कंपनीज से लेके उनके बिजनेस पॉलिसीज से लेके सबको एक्सेप्ट कर लें, और ये सब चलता रहे। पर प्रकृति को, नियति को कुछ और ही मंजूर था, और इसकी वजह से ये ऑपरेशन एजेक्स होने के बाद व्हाइट रेवोल्यूशन चला। और इस व्हाइट रेवोल्यूशन में भी दोस्तों ऐसा नहीं था कि ईरान के अंदर केवल अमेरिका की हस्तक्षेप थी। अभी हमने आज सुबह ही आपको आर्टिकल में पढ़ाया कि उसी समय पे इजराइल ने अपने यहाँ के व्हाट वी कैन से इंटेलिजेंस के लोगों को, बाकी लोगों को, सबको भेजा था ईरान, किस लिए? कि व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर मोहम्मद रेजा पहलवी की जो फौज थी, जो वहां के लोगों को आंदोलन करने से रोकती थी, उसको और ताकतवर किया जाए, सो दैट वहां की जनता को वो लोग मार सकें। तो उन लोगों ने, सबने ईरान के डिक्टेटर का साथ दिया था, ध्यान समझना, उन सब ने ईरान के डिक्टेटर का साथ दिया था। और मैं कह रहा हूं ना, कोई पूरी तरह गलत, कोई पूरी तरह सही नहीं होता, सब में गलती होती है, सब में सही होता है। और उसके बाद फिर 1977 से दोबारा से क्या कहानी शुरू होती है कहानी 1977 से बढ़ना, 77 से धीरे धीरे ईरानियन रिवॉल्यूशन का बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते दोस्तों 1979 के अंदर 1979 के अंदर खुमानी 1 फरवरी को रिटर्न करते हैं टू ईरान एंड इज ग्रीटेड विद मिलियंस ऑफ तेहरान। 1979 1 फरवरी को अताउल्लाह खुमानी फ्रॉम द एपिग्लॉटिस ईरान वापस आते हैं, और ईरान वापस आने के बाद में फिर उन्होंने ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन शुरू करा बहुत बड़े लेवल पे, जिसको बोला गया ईरानियन रिवॉल्यूशन। और ईरानियन रिवॉल्यूशन जिस पेस पे अमेरिका के सपोर्ट में ईरानियन रिवॉल्यूशन से पहले रजा पहलवी थे और वहां की जनता को कराया जा रहा था, उससे जस्ट अपोजिट उतने ही डायरेक्शन में आगे तक ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ईरान अमेरिका के खिलाफ हुआ। ईरान जैसे ही उस सोच के साथ अमेरिका के खिलाफ हुआ, अमेरिका का इस पूरे कंट्रीज में अदर देन रशिया दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा हो गया। और उसको पता था कि ये दुश्मन रशिया की सोच से अलग है, ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दुश्मन नहीं है, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से दुश्मन है। और वो दुश्मन वहां खड़े होके उस पूरे एरिया में अमेरिका को दबा सकता था, उस पूरे एरिया में कंट्रोल कर सकता था, जिसको कंट्रोल से बचाने के लिए अमेरिका ने क्या शुरू करा दोस्तों? अमेरिका ने 1980s में 1980 से 88 तक ईरान इराक वॉर शुरू हुई। और उस ईरान इराक वॉर में सद्दाम हुसैन ने इराक से ईरान के ऊपर हमला बोला, और उस हमले में ऐसा नहीं था कि ईरान इराक अकेला था। उस हमले में, जैसा कि आपको दोबारा बताएं, इराक के साथ में जॉर्डन, यूएसए, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कुवैत, ये सारे कंट्री थे। जब ये सारे कंट्रीज ने मिलकर इराक को हेल्प करी तो ईरान के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई हुई। और इसी बीच में ईरान को एक बात समझ में आई दोस्तों, उसको समझ में आया कि अगर हम लोगों को, सब लोगों ने मिलके क्यों हेल्प करी, पहले तो ये समझ लेते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं, क्योंकि ये सब कंट्री सुन्नी कंट्री थे, और इराक भी एक सुन्नी कंट्री था, और शिया अकेला कंट्री था जो कि एक, सॉरी, ईरान अकेला कंट्री था जो कि एक शिया कंट्री था। क्योंकि ईरान अकेला शिया कंट्री था, तो आप समझिए दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं ना कि सबकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती होती है। आप एक ही धर्म के होते हुए भी आपस में लड़ रहे थे, और आपने उस धर्म के होते हुए उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे अपनी इतनी बड़ी लड़ाई करी कि आपने अपने ही रीजन में आग लगा ली, जो आग तब से लेके अब तक पूरे रीजन को जला रही है। अगर आप अपने ही धर्म के लोगों को एक जैसा समझ के साथ चलते तो हो सकता है इस एरिया में लड़ाई नहीं होती और ये अच्छा काम कर रहे होते। चलिए आगे चलते हैं। तो ये लड़ाई शुरू हुई सिया और सुन्नी के अंदर, जिस वजह से ईरान इराक वॉर हुई। और इस ईरान इराक वॉर के अंदर बेसिकली क्या हुआ दोस्तों, जब ईरान को समझ में आया कि हम बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता, हम लोग तो ऐसे तो बहुत ज्यादा हम लोग दब जाएंगे, इस पूरे एरिया में हम लोग दबा के मार दिए जाएंगे, तो उन लोगों ने एक नई सोच शुरू करी, और जिसका नाम था 1979 की फौज, जिसका नाम था ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स।
1979 में दोस्तों ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स की शुरुआत की जाती है। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी और उसके बाद में एन इंस्टॉल्ड अतायुल्लाह खुमानी एज अ लीडर। पहलवी को हटा के अतायुल्लाह खुमानी को ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स ने लीडर बनाया। एंड देन इसके बाद में जैसे ही इन्वेजन शुरू हुआ, देखे हम 1980 से 88 का, तो उस टाइम पे आईआरजीसी को समझ में आया कि हम लोगों को अपने आप को यहां से बाहर लेके जाना पड़ेगा। ध्यान से देखना दोस्तों, 1979 के अंदर ये हुआ। 1982 के अंदर आईआरजीसी है ना ने बनाई कुड्स फोर्स, जिन लोगों ने मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू करी किसको, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के लोगों को। और जैसे ही उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू करी, नेक्स्ट ईयर में 1983 में हिजबुल्लाह के सुसाइड अटैक करा यूएस एम्बेसी के ऊपर, और कितने लोगों को मार दिया, 120 लोगों को मार दिया। जैसे ही ये सुसाइड अटैक हुआ, उसी साल के अक्टूबर के अंदर एक और सुसाइड अटैक हुआ, जहां पे यूएस के मराइन बैरक्स के अंदर, और वहां पे 241 यूएस सर्विस पर्सनल को हिजबुल्लाह ने मार दिया। जब ये दोनों चीजें यहाँ पे हुई दोस्तों, तो आप अब समझ सकते हैं, जैसे ही 1983 में हिजबुल्लाह ने अटैक करा कहाँ पे, लेबनान के अंदर, तभी उसी अटैक का वही सीन आपको यहाँ पे वापस दिखता है, क्योंकि दोनों शुरू से अलाए थे, क्योंकि इजराइल और यूएस शुरू से साथ थे इस लड़ाई में। इसीलिए अगर आप देखें तो 1982 लेबनान वॉर, 1982 अटैक, समझ में आ रहा है आपको, 1982 अटैक, 1982 लेबनान वॉर, और 1979 के अंदर ईरानियन रिवॉल्यूशन जैसे ही पावर में आया, तो ये हुआ। और इसके बाद में इस फिलॉसफी को समझते हुए, इस सोच को समझते हुए अगर हम आगे चलें, तो हमको इसके साथ अब देखो आप जॉइंट से जॉइंट जुड़ते जाते हैं। 1989 के अंदर जब ये अटैक हुए 1983 में, क्रिएटेड के कंस्ट्रक्शन ऑफ आईआरजीसी एम्प्लॉइंग 40,000 पीपल ऑन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, ये प्रोग्राम शुरू हुआ 89 के अंदर। एंड देन उसके बाद में ईरान की लड़ाई अपने लेवल पे और बढ़ के चल गई, और इसीलिए आज के समय पे भी अगर हम देखें तो इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन पैलेस्टीन नहीं है, गाजा नहीं है, ईरान है। क्योंकि उस एरिया में सबसे पावरफुल वो है जो कि इसराइल को बहुत बड़े लेवल पे टक्कर दे सकता है। 1992 हिजबुल्लाह आईआरजीसी एक्यूज्ड ऑफ सुसाइड अटैक इन इजरायली एम्बेसी। देन इसके बाद में 1994 ट्रक बॉम्बिंग, और हम देखेंगे लगातार इस चीज को शुरू कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और इस चीज को शुरू करके बढ़ाने के बाद में ईरान को समझ में आया कि किस तरीके से हम लोगों को अपनी इस सोच को पूरी दुनिया में फैलाना है। फ्रॉम सीरिया टू लेबनान टू यमन, इन सब जगहों पे इस सोच को फैलाया गया, और उन लोगों ने अलग अलग जगहों की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना शुरू करा उन देशों में अशांति फैलाने के लिए। चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो पीआईजे हो, चाहे वो अल अस्का मार्टर्स हो, चाहे वो कताइब हिजबुल्लाह हो इराक के अंदर, चाहे वो उसके बाद में असब अल हक हो जो कि इराक में था। हम सब इस चेहरे को, इस नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज कासिम सुलेमानी, जिसको अमेरिका ने आज से कुछ सालों पहले एक अटैक में मरवा दिया था। जब सुलेमानी को अटैक में मरवाया गया था, तो उसके बाद में फिर ईरान ने कहा था इसका हम बहुत बड़े लेवल पे बदला लेंगे। ये ईरान और यूएस की लड़ाई चल रही है, बट मैं दोबारा समझाता हूँ, क्योंकि इसराइल और यूएस दोस्त हैं, इस वजह से वो लड़ाई इसराइल और ईरान की भी है, और क्योंकि इसराइल का यूएस दोस्त है, इसीलिए ईरान को भी इसराइल से वो लड़ाई है। इस पूरी कहानी में एक तरफ ये लड़ाई चल रही है दोस्तों, जिसकी वजह से उस पूरे एरिया में टेररिज्म को सपोर्ट और फंडिंग किया जा रहा है। आज भी हमने देखा कि जब इसराइल के ऊपर अटैक हुआ, तो उस अटैक के अंदर ईरान के लोगों ने बोला कि हम लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि उन लोगों ने अटैक करा, और आज उन्होंने क्लियर किया कि हम लोगों ने पर उसका सपोर्ट नहीं करा था लड़ाई में। बट अभी भी बहुत सारी अटकलें हैं कि क्या वाकई में सपोर्ट था, क्या वाकई में सपोर्ट नहीं था, क्योंकि बहुत सारी खबरों से पता पड़ रहा है कि अगस्त से ही आईआरसीजी, दैट इज व्हाट इज ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स के सोल्जर्स, स्पेशल सोल्जर्स हमास गाजा के अंदर थे, और वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। और आज ही हम लोगों ने ऊपर एक आर्टिकल हमारे न्यूज़पेपर में हमने क्लास में भेजा था आप लोगों को, हांस इंडिया का आर्टिकल। उस हांस इंडिया के आर्टिकल में कितना क्लियर लिखा था, एक्स नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इसराइल ने क्या लिखा था उन्होंने उस आर्टिकल में। उन्होंने साफ कहा था उस आर्टिकल में कि इस लड़ाई में जो अभी शुरू हुई है इसराइल और गाजा के बीच, इसराइल और हमास के बीच, इस लड़ाई के 3 फ्रंट निकल सकते हैं। पहला, कि इसराइल उस पर बहुत बड़े लेवल पे अटैक करेगा,
तो बहुत बड़े लेवल पे अगर वो गाजा पे अटैक करता है तो भी इसमें ईरान का फायदा है। कैसे? कि इसराइल की सऊदी और बाकी देशों से जो शांति हो रही थी और दोस्ती हो रही थी वो टूटेगी। उससे जब लड़ाई, उनकी दोस्ती टूटेगी, उनके बीच में सुलह खत्म होगी, तो दोनों कमजोर पड़ेंगे। दूसरा फायदा, अगर वो और लड़ता है तो इसराइल को लगातार वेपन भेजने का, बाकी सारी चीजों का सपोर्ट रहेगा। और तीसरा, इसके बाद में अगर लड़ाई कम लड़ता है तो इसराइल अपनी ताकत को वहां पे दोबारा वर्चस्व को दिखा सकता है और वो आगे ऐसी चीजों को और भी करवा सकता है। तो इसराइल बोल रहा हूं मैं, सॉरी, ईरान। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसराइल और हमास के बीच की इस लड़ाई में ईरान को कैसे भी फायदा हो ही रहा है। और यही होता है दोस्तों, जब कभी कहीं पे भी प्रॉक्सी वॉर होती है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, चाहे वो ताइवान के अंदर हो, चाहे वो, सॉरी, वियतनाम के अंदर हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज में हो, वो नेशन जब उस जमीन पे नहीं लड़ते हैं तो कोई ना कोई उनको फायदा होता है, क्योंकि उनकी जमीन पे लड़ाई नहीं हो रही। आप समझ रहे हैं ना? तो ये लड़ाई आज जो कि गाजा और इसराइल के बीच में हो रही है, ये ईरान की जमीन पे नहीं हो रही है और ईरान ने इसको सपोर्ट किया है। तो यहां से ये वाला पॉइंट हमको समझ में आता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब कभी इस कंटेक्स्ट को पढ़ना है तो आपको ईरान के साथ साथ पूरी कहानी समझना जरूरी होती है। तो ये हुई पूरी ईरान की कहानी दोस्तों, और नीचे वाली पूरी कहानी इसराइल की कहानी हुई। और इसराइल की कहानी के साथ साथ जब हम ईरान की कहानी समझते हैं तो हमको समझ में आता है कि किस तरीके से ये पूरा केस था। अगर आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ में आई है तो आप बताएं, फिर मैं आप लोगों को अब फोटो के साथ समझाना शुरू करूं। हाँ, ये पूरा इशू समझ में आया किस तरीके से ये पूरी कहानी है? यहाँ पे ये रहा तुम्हारी, यहाँ पे जॉर्डन रिवर रही, ये रहा गल्फ ऑफ अकाबा, ये रहा गल्फ ऑफ सुएज, ये रहा इजिप्ट, ये रहा गाजा, ठीक है। अब अगर यहाँ से समझना शुरू करो तो तुम लोग ध्यान से देखोगे कि हुआ क्या है। मैं दोबारा समझाता हूँ इस कहानी को दोस्तों, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द रीजन दोबारा से, है ना। इसराइल पैलेस्टीन वॉर को समझने के लिए सबका इतिहास समझना जरूरी है। बिटवीन लेटर 19th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जियोनिज्म मूवमेंट शुरू होता है। जियोनिज्म मूवमेंट जब शुरू हुआ तो क्या हुआ, जैसे कि हमें पता है, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। और एंड ऑफ जियोनिज्म मूवमेंट के अंदर सारे के सारे इजरायली लोगों ने कोशिश करी कि वो यूरोप से आके कहाँ पे आके बसना शुरू करे, पैलेस्टीन में। पैलेस्टीन वो जमीन जो कि बेसिकली कहाँ से शुरू होती है, मेडिटेरियन सी से, जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक के बीच की जमीन, वहां पे आना शुरू करा। एंड ऑफ ओटोमन एम्पायर 1914 के वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। एंड देन उसके बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश एम्पायर आ गया। ब्रिटिश एम्पायर जब आ गया तो यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रहा ब्रिटेन, ये रहा फ्रांस, और ये रहा पूरा का पूरा पैलेस्टीन। तो पैलेस्टीन के ऊपर ब्रिटेन फ्रांस ने कब्जा करना शुरू करा, ये रही आपकी मेडिटेरियन सी। तो जब इनके ऊपर इन्हें कब्जा करना शुरू करा तो धीरे धीरे इसराइली ने आना शुरू करा। और जब 1947 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने प्रपोजल दिया, तो ध्यान से देखना, मैंने तुमको जो बताया था ध्यान से, उस प्रपोजल के अंदर ये था ज्यूइश स्टेट, ये पतला सा, यहाँ से ये पतला सा, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इतनी जगह यूएन ने बोला कि इसराइल की होगी। और बाकी पूरी की पूरी ग्रीन जगह थी अरब स्टेट, दैट इज पैलेस्टीन। मतलब ये पूरी जगह यहाँ से कनेक्टेड होके ये पूरी जगह, देन उसके बाद में ये यहाँ तक पूरी जगह पैलेस्टीन की होगी। ये पूरी कहानी थी। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि हमने तुम्हें बताया, 1947 में होती है अरब इजरायली वॉर, जो कि अरब इजरायली वॉर किसने शुरू करी, अरब नेशंस ने। और अरब इजरायली वॉर जब खत्म हुई दोस्तों, जब अरब इजरायली वॉर खत्म हुई तो 1948 के अंदर, अगर ध्यान से देखो तो ये ब्लू एरिया देखो कितने स्पीड से बढ़ा, ये ब्लू एरिया यहाँ था, और अब देखो ये ब्लू एरिया, कितने बड़े लेवल पे इसराइल ने जीता और कितने बड़े लेवल पे इसराइल ने अपने लिए जमीन वहां पे बना ली। इस जब ये जमीन बनाई तभी वहां पे सबसे बड़ा क्या कहते हैं, पैलेस्टीनियन एक्सोडोस हुआ। पैलेस्टीनियन एक्सोडोस मतलब पैलेस्टीन के लोग पैलेस्टीन छोड़ के और जगह भागे, क्योंकि लड़ाई हुई। और उसी टाइम पे बोला गया एक्सपेंशन ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टीनियन एक्सोडोस, जिसको बोला गया नकबा। नकबा हुआ और उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ गाजा हुआ। गाजा को संभाला इजिप्ट ने, और इजिप्ट के अंदर आया, और वेस्ट बैंक को किसके अंदर में वो आया, वो जॉर्डन के अंदर में आया। तो ये कहानी हुई। और उसके बाद में बेसिकली यहाँ पे पैलेस्टीनियन लोगों ने आके रहना शुरू करा, और यहाँ पे भी आके पैलेस्टीनियन लोगों ने रहना शुरू करा। अगर ध्यान से देखो तो समझोगे भी कितने कितने पैलेस्टीनियन ने उस एरिया को छोड़ा है। करीबन 9,60,000, सॉरी 96,000 पैलेस्टीनियन लेबनान गए, 75,000 सीरिया चले गए, ट्रांस जॉर्डन में 70,000 गए, 2,77,000 पैलेस्टीनियन यहाँ से जेरूसलम वेस्ट बैंक में चले गए, इसराइल से छोड़ के यहाँ पे 30,000 पैलेस्टीनियन आ गए, 1,87,000 पैलेस्टीनियन तकरीबन कहाँ पे आ गए, गाजा में आ गए, और इजिप्ट में पैलेस्टीनियन आ गए। क्यों? तो ये लड़ाई हुई, और इस लड़ाई के बाद पहली बार इसराइल का एरिया बढ़ा, पैलेस्टीन एक्सोडस हुआ, ये वॉर हुई दूसरी। उसके बाद दूसरा केस क्या होता है, 1956, जैसे कि मैंने तुमको बताया, सुएज कैनाल क्राइसिस। सुएज कैनाल क्राइसिस में क्या हुआ, पार्टीज इन्वॉल्व देखो तो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इसराइल और इजिप्ट एक तरफ, और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कौन कौन थे,
नहीं सॉरी, ये तीन एक तरफ, इजिप्ट दूसरी तरफ, और एक तरफ फिर दो लोग इनडायरेक्टली थे, यूएसए और सोवियत, जिसमें यूएसए साथ दे रहा था इन लोगों का और सोवियत ने साथ दिया इजिप्ट का। तो हुआ क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन लोगों को समझ में आया कि गुरु ये जो सुएज कैनाल इस तरफ जा रही है, अगर मैप को ध्यान से देखो, ये रहा तुम्हारा सनाई पेनिनसुला, ये रहा तुम्हारा इसराइल, ये रहा तुम्हारा पूरा इजिप्ट, ठीक है, ये रहा तुम्हारा गाजा, दोबारा ये रहा इसराइल, ये रहा इजिप्ट पूरा, ये रहा तुम्हारी सुएज कैनाल, और ये है सनाई पेनिनसुला। तो जब उनको समझ में आया कि सनाई पेनिनसुला में यहाँ पे वो लोग अपनी फौज को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इकट्ठा हुआ, डेट देखें अगर हम लोग, 29 अक्टूबर 1956 से लेके 7 मार्च 1957 तक ये लड़ाई चली, जिस क्राइसिस के अंदर क्या हुआ, सनाई एंड सुएज कैनाल जोन के अंदर ये लड़ाई चली, जिसमें इसराइल ने इन्वेजन करा था गाजा स्ट्रिप का, मैंने जैसा बताया आपको, एंड देन उसके बाद में सनाई पेनिनसुला पे उसने पूरा इन्वेजन करा। इन्वेजन के बाद में यूरोप सॉरी ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस का मन था कि वो लोग इस एरिया को दोबारा इंटरनेशनल कंट्रोल में ले आए और उनका बिजनेस चलता रहे, बट वहीं पे सोवियत यूनियन ने इनसे बोला कि बेटे ऐसा है, और ऐसा ही बोला था कि वी विल थ्रो अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन योर फेस अगर तुमने इसको पीछे नहीं करा। अमेरिका को पता पड़ा कि वॉर इस लेवल तक एस्केलेट हो गई है, अमेरिका ने उनसे पीछे होने का, पीछे हो गए, एंड द लास्ट इजरायली ट्रूप है ना लीव द सनाई, उन लोगों ने एंड करा, और उसके बाद इजरायली ट्रूप हट गया और ये पूरा कंट्रोल इसमें आ गया। पर इजिप्ट को समझ में आया ये कहानी है, एक लड़ाई पहले हो चुकी थी, दूसरी लड़ाई उसके बाद शुरू होती है, मेन लड़ाई जो इसराइल के ऊपर लड़ी गई, और वो था 6 डे वॉर ऑफ 1967 एंड एक्सपेंशन ऑफ इसराइल। तो अगर हम लोग दोबारा देखें तो 6 डे वॉर यहाँ से शुरू होती है। बिल्डअप ऑफ 6 डे वॉर में क्या हुआ, अरब ट्रूप्स मूवमेंट, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सारे देशों ने मिलकर इसराइल पे अटैक करा। ऊपर से लेबनान ने, यहाँ से सीरिया ने, यहाँ से जॉर्डन ने, यहाँ से सऊदी अरेबिया ने, और यहाँ से इजिप्ट ने, सब ने मिलकर उसके ऊपर अटैक शुरू करा। ये टाइमलाइन है उस वॉर की, 6 डे वॉर की, जिसके अंदर बेसिकली 6 डे वॉर की टाइमलाइन 1967 के अंदर 14 मई को इजिप्ट ने इजिप्शियन ट्रूप्स को भेजना शुरू करा, 17 मई को इजिप्शियन प्लेन एंटर होना शुरू हुए, 17 मई को सीरियन फोर्सेस ने डेवलपमेंट शुरू करा गोलन हाइट्स पे, 19 मई को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स ने है ना यील्ड्स टू इजिप्ट डिमांड दैट दे लीव सनाई। देन इसके बाद में 22 मई को इजिप्ट प्रेसिडेंट है ना गामेल अब्देल नासर क्लोज द स्ट्रेट ऑफ तरेन टू इजरायली शिपिंग, बंद कर दी। 25 मई को फॉरेन मिनिस्टर अबेल फेल्स टू गेट यूएस सपोर्ट, छोड़ देते हैं। 26 मई को नासर अनाउंस्ड आर बेसिक ऑब्जेक्टिव विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल, उन्होंने बोला साफ कि हमें इसराइल को खत्म करना है 26 मई को। उसके बाद में 31 मई को प्रेसिडेंट ऑफ इराक अब्दुल रहमान अफर सेज द एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल इज एन एरर विच मस्ट बी रेक्टिफाइड। आप समझ रहे हैं ना, तो ये सारे देशों को उस टाइम पे लग रहा था कि इसराइल को मार के दबा के खत्म कर देंगे, तो इन्होंने कहा ये एरर है, हमें खत्म करना है। एंड देन उसके बाद में ये वॉर शुरू होती है। फेसिंग द इम्पेडिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ वॉर, इसराइल कैबिनेट वोट्स 12-2 इन फेवर ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और 4 जून को इसराइल ने लड़ाई शुरू करी। 6 दिन के अंदर इसराइल ने लड़ाई खत्म करी, और जब इसराइल ने लड़ाई खत्म करी तो आप ध्यान से देखिए, ये एरिया था जो इसराइल के पास था, और उस लड़ाई के बाद इसराइल के पास ये पूरा एरिया था। इस पूरे एरिया में यहाँ तक इसराइल था दोस्तों, ये रही आपकी गाजा स्ट्रिप। उसके बाद इसराइल ने जीता पूरा का पूरा सनाई पेनिनसुला, इसराइल ने जीता पूरी पूरी गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन से इसराइल ने जीता वेस्ट बैंक, और सीरिया से इसराइल ने जीता गोलन हाइट्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये लड़ाई उसने शुरू नहीं करी थी, पर ये लड़ाई उसने खत्म करी। और मैं बता रहा हूँ कि सबके साथ कभी ना कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत हुआ था, और सब उस सारे गलत की वजह से आज इस सिचुएशन पे हैं, जो हमको इतनी ज्यादा गठित लग रही है, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी लड़ाई चल क्यों रही है। तो ये हुई पूरी वॉर। इस पूरी वॉर के बाद में ये सारे नेशन को समझ में आया दैट दे कैन नो लॉन्गर बेसिकली ट्रीट द इसराइल द वे दे आर ट्रीटिंग इसराइल प्रीवियसली। और ये सब समझने के बाद में फिर 1978 में होता है दोस्तों कैम्प डेविड अकॉर्ड। ये रहे अपने तीनों मुस्कुराते चेहरे, दैट इज मिचेल बेगिन, जिमी कार्टर एंड अनवर सदात। अनवर सदात, मिचेल बेगिन एंड जिमी कार्टर से मिलकर इसराइल ने बेसिकली कहाँ पे, सनाई पेनिनसुला से अपने लोगों को हटाया। इजिप्ट ने सनाई पेनिनसुला वापस लिया, और वापस लेने के बाद में पैलेस्टीनियन इशू को इजिप्ट ने कहा कि हम हाथ जोड़ रहे हैं भैया, हम तुम्हारे बीच में नहीं बोलेंगे, हमें माफ कर दो। एग्रीमेंट साइन हुआ, जैसे कि हमको पता है, हम पढ़ के आ चुके हैं। और उसके बाद हुआ फिर आगे चल के क्या, इंतिफादा। उसके बाद दूसरा होता है ऑस्लो अकॉर्ड। ऑस्लो अकॉर्ड क्यों हुआ दोस्तों, जैसा हम देखें, ये पूरी जमीन जो कि इसराइल ने जीत के पर वापस कर दी थी, ये पूरी जमीन पे कौन लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया था, इस पूरे वेस्ट बैंक के ऊपर जॉर्डन ने सेटल या फिर पैलेस्टीनियन लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। इजरायली लोगों ने यहाँ पे धीरे धीरे आना शुरू करा, और अगर आप देखें तो क्या हुआ, ये फुल इजरायली कंट्रोल का एरिया हो गया। बीच का एरिया बचा ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी कंट्रोल यहाँ पे था, और ये था पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट कंट्रोल इजरायली सिक्योरिटी कंट्रोल। मतलब यहाँ पे पैलेस्टीनियन अंदर से तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ऊपर से इसराइल का सिक्योरिटी कंट्रोल चल रहा है। ये हुआ तब जब 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड हुआ, और उस अकॉर्ड के अंदर अभी यहाँ तो पूरा इसराइल था ही, इस एरिया में यहाँ पे इसराइल आना शुरू हुआ, और ये है आपकी गाजा स्ट्रिप। साइन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1993। द ऑस्लो सेकंड अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन तावा, साइंड इन तावा इजिप्ट 1995। जैसर
अराफात ने यजिक राबिन के साथ इसको क्लियर करा, बट समस्या क्या थी जैसा हम जानते हैं। इसके बाद में हुआ कैम्प डेविड सेकंड अकॉर्ड, जिसमें प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, इजरायली पीएम एहुद बराक एंड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी चेयरमैन यासर अराफात ने मिलकर इसको क्लियर करा, बट कोई एग्रीमेंट रीच नहीं हुआ। और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके बाद में होता है इंतिफादा, जो कि मैंने आपको समझाया था, पूरा समझाया, एक के बाद इंतिफादा, दूसरे के बाद इंतिफादा, तीसरे के बाद इंतिफादा। अगर हम उसी चीज को आगे चल के समझें तो अब आपको समझ में आता है कि ये सेटलर इशू इतना बड़ा इशू क्यों था, और क्यों पैलेस्टीनियन लोगों को भी इस बात की समस्या आ रही है। क्योंकि अगर आप इस एरिया के अंदर देखें, ये रहा आपका इसराइल, ये रहा दोबारा आपका गाजा, ये रहा आपका वेस्ट बैंक। इस एरिया में आप देखें तो 1970s के अंदर इस एरिया में रहते थे तकरीबन तकरीबन 10,000 या 20,000 के आसपास इसराइलीज, और धीरे 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 बढ़ते 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 2010-2020 तक आते आते इस एरिया के अंदर तकरीबन 10 लाख के आसपास इसराइलीज ने रहना शुरू कर दिया। और जब इसराइलीज ने पूरे एरिया में रहना शुरू करा तो बट ऑफ वेस्ट था, उस एरिया में पैलेस्टीनियन लोग श्रिंक होते गए। आपको समझ में आ रहा है। गाजा में उन लोगों ने 2005 से बस क्या करा, उन्होंने कहा हम इस एरिया को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि इस एरिया में वो लोग बहुत बड़े लेवल पे नहीं रह सकते। और ये पूरा इशू था जिसकी वजह से इंतफादा हुआ, ये सारी लड़ाइयां चल रही थी। मिडिल ईस्ट पीस प्लान लेके आए थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को लगा, उनके दामाद थे जेरेड क्रूशर मिडिल ईस्ट पीस प्लान को लेके आए, जिनमें उन्होंने बोला कि बेसिकली क्या होगा, इतना इतना एरिया हम पैलेस्टीन को दे देंगे, ऐसे पैलेस्टीन को दे देंगे, शांति हो जाएगी। बट इस प्लान पे किसी ने साइन नहीं करा, ओआईसी ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। एंड देन उसके बाद में ट्रंप ने तब भी कोशिश करी, और तब भी कोशिश करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अगला प्लान कौन सा लेके आए, डोनाल्ड ट्रंप अगला प्लान लेके आए सन 2020 के अंदर। कौन सा? अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड के अंदर ये पूरी शांति हुई। अब्राहम अकॉर्ड हम लोग जब पढ़ते हैं तो पूरा समझते हैं अब्राहम अकॉर्ड को किस तरीके से। आप मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको अब्राहम अकॉर्ड समझाता हूँ। हाँ, तो हम लोग पहले अब्राहम अकॉर्ड समझते हैं कि आज की जो लड़ाई हुई उसमें अब्राहम अकॉर्ड इतनी इंपॉर्टेंट बात क्यों आ रही है। अब्राहम अकॉर्ड बिटवीन इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड बहरीन। बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड बिटवीन इजराइल, यूएई एंड बहरीन वाज मीडिएटेड बाय यूएसए। पहला पीस अकॉर्ड दोबारा से, जैसे मैंने आपको बोला, 26 सालों के अंदर, और ये पहला पीस अकॉर्ड हुआ। इससे पहले के पीस अकॉर्ड कौन से थे? इजिप्ट और जॉर्डन के साथ जो पीस अकॉर्ड हुए थे। इजिप्ट के साथ दोबारा से सनाई पेनिनसुला के बाद में पीस डील 1979, एंड जॉर्डन के साथ 1994। ठीक है। एग्रीमेंट में क्या हुई दूसरी बात कि एग्रीमेंट बिटवीन यूएई बहरीन विल एस्टेब्लिश एम्बेसीज एंड एक्सचेंज एम्बेसडर। वो लोग टूरिज्म के ऊपर काम करेंगे शांति से। अब्राहम अकॉर्ड ऑल्सो ओपन द डोर फॉर मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड टू विजिट द हिस्टोरिकल साइट ऑफ इजराइल एंड पीसफुली प्रे एट अल अस्का मॉस्क। ये नाम आप लोग लगातार पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं, स्ट्रोम अल अस्क, वो इसी मॉस्क के नाम पर रखा गया है जेरूसलम में। एंड द थर्ड होलीस्ट साइट ऑफ इस्लाम होती है अल अस्क, आफ्टर क्या, मक्का एंड मदीना के बाद में। एंड देन उसके साथ साथ फॉलोड बाय प्रॉफिट मॉस्क इन मदीना एंड अल अस्क इन जेरूसलम, 3 होलीस्ट साइट। देन इसके बाद में ब्रिंगिंग इजराइल, यूएई एंड बहरीन टुगेदर टू कंसर्न अबाउट ईरानियंस राइजिंग इशू। अब मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे ये सारे देश इसराइल के आसपास साथ में आते जा रहे थे, किसको खतरा हो रहा था दोस्तों? खतरा हो रहा था ईरान को। ये साथ इधर से ये साथ आएंगे तो किसको खतरा होगा दोस्तों? ईरान को खतरा हो रहा था, क्योंकि वो सब मिलके ईरान से फिर से वही लड़ाई शुरू होने वाली थी जो 1980s में हुई थी, कि सारे शिया कंट्रीज, सारे सुन्नी कंट्रीज साथ में इजराइल साथ में और अमेरिका साथ में, तो बचा ही क्या, हो गया खेल। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों। इसके बाद में फिर अगर हम देखें सिग्निफिकेंस ऑफ द अकॉर्ड, तो सिग्निफिकेंस ऑफ अकॉर्ड में क्या था? ओटोमन टेरिटरी प्लेस्ड अंडर यूके एडमिनिस्ट्रेशन बाय लीग ऑफ नेशन, है ना, पैलेस्टीनियन उनमें से कुछ थे। पैलेस्टीनियन फुल्ली इंडिपेंडेंट स्टेट, है ना, बिकेम इंडिपेंडेंट स्टेट एक्सेप्ट पैलेस्टीन। तो पैलेस्टीनियन को सीधी बात थी कि सब लोग आजाद हो गए थे, बट आजादी के बाद 1947 के बाद हम कभी भी आजाद नहीं हो पाए, और क्योंकि हम नहीं हो पाए इसलिए उनकी लड़ाई तब से चल रही है अपने स्टेट के लिए। ये हुआ था अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड के साथ साथ इस इशू से जुड़ा हुआ जो बेसिकली एक और इशू था, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। उन लोगों ने ये वाला अटैक जो आपके सामने है अब किया, ये पूरी कहानी समझने के बाद में बस थोड़े से पॉइंट और रह जाते हैं, जो कि हम लोग दोबारा से कुछ डेटा देख लेते हैं। दैट इज आफ्टर द वॉर पैलेस्टीनियन बिकेम a British mandate territory in 1947। ये कुछ फैक्ट इसके अंदर अच्छे हैं, ये यूट्यूब पे उन्हें डालूंगा, तुम्हारे लिए हैं बस, क्योंकि मैं ढूंढ के आर्टिकल लाया था, याला पहले भी था हमारे पास, पर पहले मैंने तुमको कभी भी पढ़ाया नहीं था। दैट बेसिकली रूट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या थे, कि बेसिकली पैलेस्टीनियन डिफिकल्ट स्पॉट में आ गया। इफ मोर अरब कंट्रीज आर रेडी टू मेक पीस विद इजराइल विदाउट एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ ऑक्यूपेशन, द पैलेस्टीनियन ऑलरेडी वीक एंड डिवाइड विल बी लेफ्ट विद themselves in the quest for freedom and sovereignty। अगर हम देखें, the roots of conflict in the modern time can be traced back to Jewish immigration, that is aliyah into historical Palestinian land between the Jordan River and the East Mediterranean West।
in the 19th century faced with persecution in Europe and elsewhere. Jewish लोग इकट्ठे होके सारे के सारे यहाँ पे आना शुरू हुए and surrounding areas which were the part of Ottoman Empire. But by the onset of World War I, जैसा हम समझ गए, Palestinian had seized a sizable Jewish population, है ना. Palestinian has seized a sizable Jewish population to ensure the support of global Jewry in the war effort अगेंस्ट ओटोमन. ब्रिटिश रीड टू द जियोनिस्ट. तो जब पूरे वर्ल्ड के ज्यूस लोगों ने उनको सपोर्ट करा ब्रिटिश को, क्योंकि उन लोगों ने था. November 1917, British Foreign Secretary Arthur Balfour wrote a letter to Lord Rothschild, a leader of British Jewish community, in which he stated that His Majesty begged the establishment in Palestinian a national home for Jewish people. तो वहां से उन लोगों ने उनका सपोर्ट करना शुरू करा. द लेटर केम टू बी नोन फॉर बेलफोर डिक्लेरेशन, जैसे कि हम लोग बताते हैं, क्योंकि किसके नाम पे बेलफोर डिक्लेरेशन पड़ा? ऑथर बेलफोर के नाम पे. बहुत इंपॉर्टेंट बात. विच अरब हिस्टोरियन राशिद खलीद कॉल्ड द फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन पैलेस्टीन, क्योंकि वहां से बिल्कुल शुरू हुआ कि पैलेस्टीन की जमीन को अब तो इजराइल लेके ही रहेगा. थ्रू द डिक्लेरेशन द ब्रिटिश फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ज्यूइश क्लेम फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन. After the war, Palestine became a British mandate country. 1929, World Zionist Organization established the Zionist Agency in its operative branch, and then उसके बाद में agency became a de facto administration. जिन लोगों ने settler होना शुरू हो गया पैलेस्टाइन के अंदर. After Second World War, UN proposed a plan of partition है ना into an independent Arab state and an independent Jewish state. जैसा कि हम समझे, the plan which became welcomed by Jews, rejected by Arab, and never got implemented. And दोबारा से on May 14, 1948, on the last day of British mandate over Palestine, David Ben Groen, the chairman of Jewish Agency, declared establishment of the state of Israel कि हम लोग इजराइल देश बनता है. ये डिक्लेरेशन हुई और उसके बाद में बिटवीन ज्यूज एंड पैलेस्टीनियन के बीच में लड़ाई शुरू हुई और पहली अरब इजरायली वॉर शुरू होती है. बाय द टाइम वॉर ओवर, इजराइल ने 23% मोर टेरिटरी कैप्चर कर ली थी, जो कि यूएन ने उसको दी थी उससे ज्यादा. आप समझ गए. इंक्लूडिंग द वेस्ट जेरूसलेम, वाइल ट्रांस जॉर्डन टुक द वेस्ट बैंक, एंड देन उसके बाद में ईस्ट जेरूसलम एंड गाजा किसने ले लिया था? गाजा स्ट्रिप इजिप्ट ने ले ली. ठीक है ना. तो ये हुआ 1967 के बाद में. टिल 1967 अरब नेशन हैड पुट अ यूनाइटेड फेस अगेंस्ट इजराइल, और है ना द वॉर परमानेंटली चेंज द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अवेकनिंग द अरब कोलैबोरेटिव विद Israel allowed Palestinian to come to forefront and conflict. And then इसके बाद में क्या होता है? 1967 की वॉर शुरू होती है, जो हम लोग जानते हैं, आपके साथ हमने पूरा पढ़ लिया. Then उसके बाद में the Palestinian Liberation Organization formed in 1964 emerged as a torch bearer for the Palestinian nationalism. The PLO under the leadership of Yasser Arafat initially operated from Jordan, but when King Hussein cracked down on the Palestinian guerrilla in September 90, है ना, Black September जिसको बोलते हैं, द पीएलओ मूव टू लेबनान, और फिर वो जॉर्डन से कहाँ आ गए? लेबनान में आ गए. एंड द इजरायली वेंट, है ना, आफ्टर देम इन्वेडेड लेबनान इन 1978 से 1982 एंड फाइनली फोर्सिंग पीएलओ टू लीव लेबनान. उसके बाद में अराफात शिफ्टेड टू ट्यूनिस एंड कॉल्ड फॉर इंतिफादा, जैसा कि हम समझ चुके थे. इंतिफादा हुआ एंड द रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाजा रोज अगेंस्ट द occupation in 1987, making extremely difficult for Israeli to continue the status quo. This set the stage for a Oslo peace process. और यहाँ से पैलेस्टीन के लोगों को समझ में आया था कि हम लोग जब लड़ेंगे तो फिर उसके बाद दूसरा पीस प्रोसेस की बात हुई. तो इंतफादा हुआ दूसरा वाला, पहला वाला, और उसके बाद में होता है ऑस्लो पीस प्रोसेस. इन ऑस्लो अकॉर्ड साइंड बिटवीन मोहम्मद अब्बास एंड प्राइम मिनिस्टर यत्जिक रेबिन 1993, the PLO and Israeli government offered mutual recognition इस पूरे एरिया की. पर वो रिकॉग्निशन के बाद भी इसराइली ने अपना सेटलर इशू खत्म नहीं करा. आउटस्टैंडिंग इशू आफ्टर ऑस्लो, देयर वर मल्टीपल एफर्ट टू फाइंड सॉल्यूशन ऑन द कॉन्फ्लिक्ट. यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन होस्टेड अ पीस टॉक कैंप डेविड बिटवीन अराफात एंड प्राइम मिनिस्टर यहूद बराक इन 2000. उसका फेलियर होता है. देन इसके बाद 2002 सऊदी मेड अ प्रपोजल ऑफ पीस, तब भी वो भी खत्म होता है. इन सेम ईयर क्वार्टरलेट, नाम याद रखना, ये पेपर में आ जाता है, बाकी सब जानते हैं, ये नहीं जानते लोग. The US, UN, EU, Russia unveiled three-phase roadmap for peace, but इसमें से कोई भी नहीं चला आगे. Primarily there are three outstanding issue. अगर देखें तो पहला boundary issue, Palestinian and Arab countries said Palestinian state should be formed based on the 1967 border green line, but Israel कहता है कि पागल हो गए हो क्या, वो लाइन तो मैंने कब की जीत ली. Israel has already drawn the border on the ground, building up huge security walls to cut the Palestinian territory and expanding Jewish settlement deep into the West Bank. जैसा कि मैंने बताया, तो पहला इशू ये सेटलर्स इशू, और वो लोग चाह रहे हैं उनको पुरानी जमीन मिले, जो कि मिलनी नहीं अब. सेकंड, two, that is capital, the Palestinian see East Jerusalem as their future capital, but the entire city is under Israeli control. The old city house, the Church of Holy Sepulchre
है ना, क्रिश्चियन बिलीव द चर्च स्टैंड ऑन द हिल वेयर जीसस जीसस वाज क्रूसिफाइड, है ना, हरम अल शरीफ और टेम्पल माउंट विच हाउसेज द अल अस्क मॉस्क, the third holiest site of Islam, and the Doom Rock, from where the Prophet is believed to have ascended to heaven on the Wade horse of Barak, and the Willing Wall, which is believed to remain the second temple of Jews, which according to Hebrew Bible replaced the Solomon temple. तो बेसिकली ये तीनों कंट्री, तीनों धर्मों की सबसे इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पे हैं, और ये तीनों जगह किसके कंट्रोल में? इजराइल के। और तीसरा इशू है रिफ्यूजी इशू। द फर्स्ट अरब इजरायली वॉर लेड टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सोडोस of thousands of Palestinians, which they call the Nakab, that is Nakba catastrophe. Israel never accepted their right to return, because if they return, it would be a demographic, है ना, for it would alter the demographic for Jewish nation, वहां पे Jews कम हो जाएंगे. The Palestinian on the other side insist on right to return. While the peace process failed to find solution, Israel continued to deepen its occupation. The Palestinians are now divided a lot. The Fatah party, once led by Arafat, is heading, है ना, is heading the truncated Palestinian Authority in West Bank, while the Islamist Hamas is ruling the blockade Gaza, जैसा कि हम जानते हैं, और वो वहां से उसको रूल कर रहा है. ये पूरी कहानी हुई आज के समय की, ये हमको समझ में आई. हमको अब्राहम अकॉर्ड समझ में आ गया, हमको बेसिकली आयरन डोम वगैरह तो छोटी मोटी चीजें हमको समझ में आ जाएंगी. ये सारी पीस ट्रीटी समझ में आ गई हमको, हमको ईरान का इशू समझ में आ गया, और उसके साथ साथ हमको मिडिल ईस्ट का इशू समझ में आ गया. मिडिल ईस्ट के अंदर ये वाला मैंने मैसेज लगाया था कि इस पूरे इशू में भी हमको एक और बात समझनी होगी कि अगर हमें एरिया में शांति चाहिए तो बिना लड़ाई के चाहिए होगी, बिना लड़ाई के ही शांति हो सकती है. क्योंकि आप देखो तो इस एरिया के अंदर आसपास के बाकी सारे कंट्री अगर हम देखें तो जीरो, मतलब अथॉरिटेरियन, हाइब्रिड रिजीम, फ्लॉड डेमोक्रेसी और फुल डेमोक्रेसी के अंदर केवल एक ही कंट्री है जो ग्रीन के आसपास भी दिख रहा है, 7.93, मतलब बेसिकली फ्लॉड से फुल के बीच में डेमोक्रेसी. बाकी सारे कंट्री लाइट ग्रीन में भी नहीं है दोस्तों, या तो येलो में है या तो ऑरेंज के आसपास जा रहे हैं, या तो बिल्कुल रेड हो रहा है 0.32 अफगानिस्तान जैसे, या फिर ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्की, इराक, सऊदी अरेबिया, यमन, ये सारे कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है दोस्तों, वहां पे एक्सट्रीमिज्म है. शांति बनाए रखनी है तो शांति से बात करनी पड़ेगी.